हाय एवरीवन। तो यहाँ पर हम मेंटल फेरस माइंड्स रेगुलेशन 1961 के कुछ इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनको यहाँ पर वन लाइनर के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, रेगुलेशन 78 अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन एंड दिया जाएगा और उनकी ड्यूटी क्या रहेंगी। तो यहाँ पे जैसे शॉर्ट में दिया हुआ है कि जो फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट वाला जो पर्सन है, वो केवल उन्हीं वाइंडिंग ड्रम को चला पाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक में अगर किसी माइंस में इलेक्ट्रिक वाइंडिंग ऑपरेटर है और वो भी 75 HP या इससे अधिक का है, और अगर उस माइंस में स्टीम या कंप्रेस्ड एयर का कोई सिलेंडर यूज हो रहा है जिसका डाया 30 सेंटीमीटर से अधिक है, या उस सिलेंडर की जो मोटाई हो 30 सेंटीमीटर से अधिक है, तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट वाला पर्सन होना चाहिए। दूसरा कि अदर जो भी कंडीशन है उनमें सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर चाहिए। तो अदर के लिए कंडीशन ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है, तो इलेक्ट्रिक टाइप वाइंडिंग इंजन है तो वहाँ पर 30 HP से लेकर 75 HP होना चाहिए, और 18 सेंटीमीटर डाया से लेकर 30 सेंटीमीटर से कम वाली कंडीशन में सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर होना चाहिए। बट दिस रेगुलेशन नॉट अप्लाई जहाँ पे लेस देन 30 और लेस देन 30 HP इलेक्ट्रिक वाइंडिंग जो इंजन, और या फिर 18 सेंटीमीटर डाया का कोई स्टीम या कंप्रेस्ड एयर का सिलेंडर अगर यूज हो रहा है। तो जैसा कि अभी बताया था कि अगर 75 HP से अधिक हो केवल इलेक्ट्रिक कंडीशन में, और 30 सेंटीमीटर से अधिक हो स्टीम और कंप्रेस्ड एयर कंडीशन में, तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास चाहिए, और अदर कंडीशन में सेकंड क्लास। लेकिन जहाँ पर 30 HP से कम है और 18 सेंटीमीटर डाया से कम का कोई वाइंडिंग इंजन है, तो उस माइंस में ये नियम लागू नहीं होगा, बशर्ते कि उस रेंज से या जो शाफ्ट है उसमें मैन को ना रेज किया जा रहा हो ना लोअर किया जा रहा हो। दूसरी कंडीशन कि वाइंडिंग ऑपरेटर की अगर कहीं पर ड्यूटी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, तो रीजनल इंस्पेक्टर उस ड्यूटी को 8 घंटे से घटाकर 5 घंटे तक कर सकता है, इससे कम नहीं करेगा। रेगुलेशन 79 रेगुलेशन 79 है न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन। अगर किसी माइंस में कोई नई वाइंडिंग इंस्टॉलेशन हमको सेटअप करनी है, तो उसके लिए ओनर एजेंट या मैनेजर को इस तरह के कोई इंस्टॉलेशन करने से कम 30 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर को एक लिखित नोटिस देना होगा। रेगुलेशन 82 फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग इंजन में वाइंडिंग इंजन, कहीं पर अगर वाइंडिंग इंजन का हम फिटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि जो भी कोई स्टीम या कंप्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन है, वहां पर स्क्रू स्टॉप वाल को इंजन के कंट्रोल वाल्व के रूप में यूज नहीं लिया जाएगा, और हर इंजन के साथ डेप्थ इंडिकेटर लगाया जाएगा। रेगुलेशन 83 शाफ्ट फिटिंग की, कोई शाफ्ट हमने कंप्लीट डेवलप हो चुकी है, तो उसमें कौन कौन सी फिटिंग होनी चाहिए। तो ये इसने जैसा पहला पॉइंट बताया कि सिंकिंग शाफ्ट या विंज को छोड़कर, एक्सेप्ट सिंकिंग शाफ्ट या विंज, उसको छोड़कर शाफ्ट फिटिंग में क्या क्या होना चाहिए कि कोई भी शाफ्ट या विंज अगर वर्टिकल है और उसकी डेप्थ 45 मीटर से अधिक है, तो वहां पर गाइड सफिशियंट रूप से लगाए जाएंगे। लेकिन अगर वहां पर रोप गाइड यूज लिए जा रहे हैं, तो वहां पर चीज वेट जो रोप गाइड को एक तरह से स्ट्रेट भी रखे, उनके ऊपर लोड रहे तो स्ट्रेट डायरेक्शन में रहे, और उनको क्लैंप करके रखा जाएगा। जो चीज वेट जो रॉक गाइड से लगाए जा रहे हैं नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं, जो शाफ्ट के बॉटम की तरफ लटके हुए रहते हैं, और उनको कहीं फिक्स करके रखा जाता है, तो उसका जो क्लैंप है और वो चीज वेट है एक्सपोज उस कंडीशन में रखे जाएंगे, यानी खुली हुई कंडीशन में रखे जाएंगे, ताकि उनका रेगुलर इंस्पेक्शन किया जा सके। इसी का अगला पॉइंट है कि कहीं पर ओवरवाइंड की घटना हो जाए, तो उस कंडीशन में केज को पकड़ कर रखने के लिए टॉप मोस्ट जो लैंडिंग है, जहां पर टॉप मोस्ट जो शाफ्ट का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर का पॉइंट, वहां पर डॉग्स लगाने होंगे। ओवर वाइंडिंग की घटना हो जाने से रोकने के लिए जब केज शाफ्ट में वापस गिर सकता है, तो उसको पकड़ कर रखने के लिए टॉप मोस्ट लैंडिंग पॉइंट पर डॉग्स लगाने होंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि
जितने भी लैंडिंग पॉइंट है वहां पर कैप्स लगाए जाएंगे। जहां पर शाफ्ट या विंज अगर कहीं वर्टिकल है तो हर लैंडिंग पॉइंट पर प्रोटेक्टिव रूफिंग होगी। और ये जो प्रोटेक्टिव रूफिंग है, आपके जो केज है, केज का रूफ और प्रोटेक्टिव रूफ की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस किसी भी कंडीशन में 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेगुलेशन 84, मैन वाइंडिंग, सिंकिंग शाफ्ट को छोड़कर जहां पर आदमियों को लोवरिंग या रेजिंग किया जा रहा हो, और दूसरा कोपे वाइंडिंग को छोड़कर हर तरह का जो वाइंडिंग हो रहा है किसी भी शाफ्ट में या विंज में, तो वहां पर रोप और केज के बीच में एक डिटैचिंग हुक का यूज लिया जाएगा, जिसको आप सेफ्टी हुक बोल सकते हो। अगला पॉइंट है कि जब केज अगर टॉप कंडीशन में है और रुका हुआ है, तो सेफ्टी हुक के होल से, जिसमें रॉप सैकल या रॉप कैपल लगाया जाता है, उससे बेल प्लेट, जिसको डिटैचिंग बेल भी बोलते हैं, उसके बीच की दूरी गियर इंजन होने पर 3.6 मीटर से कम नहीं होगी, और डायरेक्ट एक्टिंग इंजन होने पर 7.5 मीटर से कम नहीं होगी। जबकि ये ध्यान रखना कि ये जो गियर इंजन होने पर 3.6 से कम नहीं होगी, ये कोल माइन रेगुलेशन में जो आप एनसीडे की बुक पढ़ते हो, तो एनसीडे की बुक में गियर इंजन होने पर ये 1.8 मीटर से कम नहीं होगी, और डायरेक्ट एक्टिंग इंजन, हालांकि वहां पर डायरेक्ट एक ही दिया हुआ है, तो वहां पर जो 3.6 उसकी जगह 1.8 है, और डायरेक्ट एक्टिंग इंजन यहाँ पे जो दिखाया हुआ है 7.5 मीटर से कम नहीं होगी, तो वहां पे 3.6 है। ये कोल माइंस के लिए। तो एनसीडीए में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे वेरी हो रहा है, और ये करंट अपडेटेड है। जो ये 2019 के हिसाब से ये बुक अपडेटेड है, तो उसके हिसाब से डेटा लिया गया है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। अगला पॉइंट, जहां पर किसी शाफ्ट की अगर गहराई 300 मीटर से अधिक है, तो वहां पर जो लोवेस्ट लैंडिंग के नीचे 7.5 मीटर का क्लियर स्पेस रखा जाएगा, यानी केज के नीचे जाने के लिए। और जहाँ पे वो चीज वेट वगैरह लटके हुए रहेंगे, शाफ्ट के अंदर जो भी पानी आता है या जो भी कचरा, अगर वो किसी शाफ्ट में स्किप का यूज हो रहा है, तो ऊपर से जो भी कचरा वगैरह गिरता है या बोल्डर्स गिरते हैं, वो शाफ्ट के बॉटम में जाके इकट्ठा होते हैं। उस कचरे को निकाल कर तगारी फावड़े से हम शाफ्ट के बॉटम में से निकाल लेते हैं, और पानी के लिए अलग से छोटा सा एक सम्प बना दिया जाता है, गड्ढा बना दिया जाता है, ताकि शाफ्ट के बॉटम में पानी एक जगह इकट्ठा हो, वहां पर पंप बैठाया जाता है, इलेक्ट्रिक पंप, ताकि जो आपका ये केज के नीचे जो टेल रोप लगी हुई रहती है वो उस पानी में भीगे ना। इसलिए अल्टरनेट हर शिफ्ट के एंड में हर माइनिंग मेट, फॉरमैन या कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, शाफ्ट के बॉटम की स्थिति को देखेगा, वहां पे पानी है तो वो इलेक्ट्रिक पंप को चालू करके उस पानी को बाहर निकालेगा। अगला पॉइंट है कि मोर देन 100 मीटर डेप्थ, कि कोई भी ऐसी शाफ्ट है जहां पर 100 मीटर से अधिक उसकी डेप्थ है, तो वहां पर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर यूज लिए जाएंगे। और ऐसी कोई शाफ्ट जहां पर 100 मीटर से अधिक उसकी डेप्थ है, तो शाफ्ट या विंज जो भी है, उसके जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जहां पर ओवर वाइंडिंग होती है या ओवर स्पीडिंग, यानी कि किसी भी 100 मीटर से अधिक डेप्थ की शाफ्ट में जहां पर ओवर वाइंडिंग या ओवर स्पीडिंग के चांस है, तो इन दोनों को रोकने के लिए हम ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस यूज करेंगे। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस नीचे जाते हुए केज की स्पीड को 1.5 मीटर पर सेकंड से अधिक, ये 1.5 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1.5 मीटर पर सेकंड है, यानी कि जो केज नीचे जा रहा है उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस अपना काम करेगा। रीजनल इंस्पेक्टर की लिखित परमिशन के बिना शाफ्ट वाइंडिंग में मैक्सिमम स्पीड को कंफर्म किया जा सकता है, यानी कि रीजनल इंस्पेक्टर लिखित परमिशन के साथ किसी भी शाफ्ट वाइंडिंग के अंदर मैक्सिमम स्पीड को डिसाइड कर सकता है। अगला है रेगुलेशन जैसे 87, वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट, यानी सिंकिंग शाफ्ट में वाइंडिंग जो हो रही है उसके लिए क्या क्या प्रावधान है। कि जहां पर वाइंडिंग इंजन यूज लिए जाते हैं, कोई सिंकिंग शाफ्ट यानी कि ऐसी शाफ्ट जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहां पर अगर वाइंडिंग इंजन वहां पे यूज लिया जाता है, तो शाफ्ट डेप्थ अगर 45 मीटर से अधिक है, तो डिटैचिंग हुक यूज लिया जाएगा हर बकेट के साथ में। दूसरा पॉइंट है कि जहां पर बकेट अपनी टॉप लैंडिंग पॉइंट पर है, तो उस कंडीशन में डिटैचिंग हुक
जिसके होल से रॉप साइकिल या रॉप कैपर लगाया जाता है, उससे बेल प्लेट के बीच की दूरी 3.6 मीटर से कम नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ दी हुई है कि ये 3.6 मीटर से कम नहीं होगी। यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्टिंग इंजन नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, सिंकिंग शाफ्ट वो थी मेन वाइंडिंग शाफ्ट। मेन वाइंडिंग शाफ्ट के अंदर डायरेक्ट एक्टिंग इंजन में 7.5 मीटर का स्पेस, 7.5 मीटर से कम स्पेस नहीं रहना चाहिए, और गियर इंजन में 3.6 मीटर से कम नहीं हो सकता। जबकि ये सिंकिंग शाफ्ट के अंदर सिर्फ एक दूरी दी हुई है, 3.6 मीटर से कम नहीं होगी। शाफ्ट या विंज की डेप्थ अगर मोर देन 150 मीटर है, अगर 150 मीटर से अधिक है शाफ्ट या विंज की डेप्थ, तो उस कंडीशन में जो बकेट ली जाएगी उसके ऊपर रूफ होगी, यानी छत की व्यवस्था होगी। गाइड यूज लिए जाएंगे बकेट के साथ, बकेट को सपोर्ट करने के लिए गाइड यूज लिए जाएंगे। जहां पर सिंकिंग अभी भी कंटिन्यू है, तो वहां पर जो गाइड यूज लिए जा रहे हैं वो शाफ्ट के बॉटम से 22.5 मीटर के अंदर तक बढ़ाकर रखे जाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर 22.5 मीटर का भी गैप रखते हो, लोवेस्ट मैक्सिमम 22.5 मीटर से कम का गैप रखना है शाफ्ट बॉटम से और जो ये गाइड है इनके बीच में। रीजनल इंस्पेक्टर 150 मीटर से कम डेप्थ वाले शाफ्ट में भी गाइड लगाने का रिटर्न ऑर्डर दे सकते हैं। अगला पॉइंट है पिट टॉप और पिट बॉटम अगर सेपरेट हैं, तो वहां पर सिग्नल के दो अरेंजमेंट दिए जाएंगे, दोनों सेपरेट होंगे, अलग अलग दिए जाएंगे। जैसे एक मैकेनिकल हो गया तो एक इलेक्ट्रिकल हुआ। और ये जो सिग्नल अरेंजमेंट है इनका इंस्पेक्शन हर 24 घंटे में एक बार कम से कम किया जाएगा। शाफ्ट विंज का अगर इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से 35 डिग्री से अधिक है और डेप्थ फ्रॉम प्लेन मोर देन 45 मीटर, यानी 45 मीटर से अधिक है डेप्थ, यानी किसी शाफ्ट का अगर इंक्लिनेशन 35 डिग्री से अधिक है और उसकी गहराई अगर 45 मीटर से अधिक है, तो एक फुल कवर स्कैफोल्ड, यानी एक तरह का प्लेटफॉर्म जैसा कि ऊपर से कोई भी चीज गिरे तो नीचे काम करने वाले आदमियों को कोई उसका नुकसान नहीं हो, तो एक स्कैफोल्ड यूज लिया जाएगा। और उसका काम है कि भाई जो नीचे वर्कर काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो उसमें सिर्फ इतनी जगह होगी कि आपकी बकेट का मूवमेंट हो सके, इतना ही स्पेस उसके अंदर रखा जाएगा स्कैफोल्ड के अंदर। दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट जो इसी से जुड़े हुए हैं कि अगर शाफ्ट या विंज आपका वर्टिकल है, तो जो आप शाफ्ट के अंदर स्कैफोल्ड लगा रहे हो या जो आदमी काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कवर लगाया जा रहा है, उसकी दूरी वर्टिकल शाफ्ट में बॉटम से 22.5 मीटर से अधिक नहीं हो सकती। जबकि अदर कंडीशन में अगर वो इंक्लाइंड है, किसी दूसरे एंगल पे है, तो उस कंडीशन में बॉटम से 30 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगी। ये इसके फोल्ड की डिस्टेंस है, ये दोनों के दोनों। इसी में अगला पॉइंट है कि जो केज और रॉप के बीच में जो भी पार्ट्स हैं, हर 7 दिन में मैक्सिमम, यानी 7 दिन में कम से कम एक बार जैसे इसमें पहला पॉइंट दिया है कि वंस इन एवरी 7 डेज, 7 दिन में कम से कम एक बार जो भी केज है उसको शाफ्ट की सबसे टॉप मोस्ट जो लैंडिंग पॉइंट है वहां तक उठाकर देखा जाएगा। हर 3 महीने में उसी केज को उतरने की जो नॉर्मल स्पीड है उससे 25% की अधिक स्पीड पर चलाकर देखा जाएगा। अगला पॉइंट कि जो ड्रम की जो परिधि है, ड्रम सरकमफेरेंस है, ड्रम की जो परिधि है उसकी दुगनी दूरी जब बाकी रह जाए तो मैक्सिमम स्पीड 1.2 मीटर से अधिक नहीं हो सकती। मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 1.2 मीटर पर सेकंड हो सकती है, वो भी जब केज में पर्सन हो, इससे अधिक नहीं होगी। कोपे वाइंडिंग को छोड़कर किसी भी शाफ्ट या विंज में केज अगर यूज होता है तो वहां पर कैप्स लगाए जाएंगे। ये आपको पहले बता दिया है कि कोपे वाइंडिंग को छोड़कर जो भी शाफ्ट जिसमें मेन वाइंडिंग हो रही है, हर लैंडिंग पॉइंट पर कैप्स लगाए जाएंगे। और कैप्स उस प्रकार के होंगे कि जैसे ही लीवर छोड़ दिया तो वो ऑन पोजीशन में अपने आप आ जाए। कैप्स और फोल्डिंग प्लेटफॉर्म की पोजीशन को दिखाने वाला एक ऑटोमेटिक इंडिकेटर इस प्रकार लगाया जाएगा कि बैंक्समैन आसानी से उसको देख सके। यानी कि कैप्स या जो कैप्स एक तरह का फोल्डिंग प्लेटफॉर्म ही है जिसकी पोजीशन कैसी है उसको दिखाने के लिए एक ऑटोमेटिक इंडिकेटर लगाया जाएगा। इसी का अगला पॉइंट है कि केज जहां पर वर्टिकल या स्टीप ग्रेडियंट में अगर यूज होते हैं, तो केज बॉटम, जो केज में एक जाली रहती है जिसको ऊपर करके आदमी अंदर से बाहर निकल जाता है, तो केज का जो बॉटम और केज का जो फाटक,
इन दोनों के जो फाटक में जो फेंसिंग दी हुई है वो फेंसिंग केज के बॉटम से 15 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर नहीं हो सकती। और जो फाटक के अंदर ग्रिल्स रहती हैं एक तरह से, या दो मेंबर है उनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से नहीं अधिक नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ केज के रिगार्डिंग बताई हुई है, ध्यान रखना। केज का जो बॉटम है उससे और केज का जो फाटक लगा हुआ है वो नीचे ही नीचे लोवेस्ट पॉइंट पे 15 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर नहीं हो सकता। जो फाटक का जो मेंबर है, जो फेंसिंग लगी हुई है, उसका जो लोवेस्ट मेंबर है वो फाटक के जो केज का बॉटम है उसे 15 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर नहीं हो सकता। और फेंसिंग के दो मेंबरों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकती। और 30 मीटर से कम डेप्थ की शाफ्ट या विंज में केज पर छत होने का नियम लागू नहीं होता। यानी 30 मीटर से कम डेप्थ की कोई भी शाफ्ट है तो वहां पर केज पर छत होना जरूरी नहीं है। केज के एक डेक में मैनेजर द्वारा फिक्स पर्सन से ज़्यादा नहीं चढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये एनसीडीए की बुक में दिया हुआ है कि केज के किसी डेक में कित मतलब किसके द्वारा फिक्स किए जाते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन कितने ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ पर्सन किसके द्वारा फिक्स किए जाते हैं, तो वहां पे था इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। जबकि यहाँ पर मेटल माइंस में केज के अंदर जाने वाले आदमियों को कौन डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने जाएंगे केज में, वो मैनेजर डिसाइड करता है। किसी भी केज में अधिकृत संख्या में व्यक्ति चढ़ने पर वजन उस भार के 60% से अधिक नहीं होगा जो सामान की बाइंडिंग के समय पड़ता है। मान लीजिए कोई केज अप डाउन हो रहा है, उस केज के अंदर मैक्सिमम हम कितना लोड लेके जा रहे हैं, तो उस लोड का 60% ही जाएगा। अगर मैन पावर के यूज में लिया जा रहा है, जब मैन पावर अप डाउन हो रहा है, लोअरिंग और रेजिंग हो रहा है, तो जो मैक्सिमम आप सामान लेके जाते हो उसका जो लोड है उसका केवल 60% बाहर ही जा सकता है आदमियों के रूप में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसी का अगला पॉइंट है कि बकेट में एक ही समय पर मैनेजर द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को सवार नहीं होने दिया जाएगा। जो बकेट है, बकेट में भी जो कहीं पर अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन हो, कोई साफ्ट सिंकिंग का काम चल रहा हो, तो उस कंडीशन में बकेट में भी मैनेजर ही निर्धारित करेगा कि एक बार में कितने आदमी अप डाउन हो सकते हैं। रेगुलेशन 90 प्रिकॉशंस आफ्टर रिकैपिंग। किसी रोप का आपने रिकैपिंग किया है तो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरती जाएंगी। तो रिकैपिंग कब कब किया जाएगा, एक तो ये है कि हर बार नया रस्सा लगाने के बाद या रिकैपिंग के बाद, और सस्पेंशन गियर का हर बार बदलने या फिट करने के बाद केज को माल से पूरी तरह लोड करके शाफ्ट या विंज में 5 बार अप डाउन किया जाएगा। हर बार रिकैपिंग, जब भी रिकैपिंग किया गया है, रिकैपिंग करने के लिए एक ध्यान रखना, रिकैपिंग जहाँ पर जो रिकैपिंग वाला पोर्शन है उसको इंक्लूड करते हुए 2 मीटर के टुकड़े को काट कर उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। और फिर जो बाकी बची रोप है उसमें से दोबारा से रिकैपिंग करके बनाया जाता है। तो जब भी नया रिकैपिंग, चाहे वो ओवर बाइंडिंग के बाद हुआ हो, चाहे नया रस्सा लगाया हो, या सस्पेंशन गियर जब भी बदला गया हो, तो उस कंडीशन के बाद में केज को पूरी तरह से माल से लोड करके शाफ्ट या विंज में 5 बार अप डाउन करेंगे। रेगुलेशन 91 एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट। वाइंडिंग में जो भी यूज होने वाली इक्विपमेंट है उनका एग्जामिनेशन कब किया जाएगा। तो इंजीनियर या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन है वो 24 घंटे में एक बार इंस्पेक्शन करेगा। जो वाइंडिंग रोप है, उसके अटैचमेंट हैं जो ड्रम से जुड़े हुए हैं, डेप्थ इंडिकेटर, केज, सस्पेंशन गियर और सभी पार्टों का हर 24 घंटे में एक बार इंस्पेक्शन किया जाएगा। वाइंडिंग इंजन के ब्रेक हैं उनका भी 24 घंटे में एक बार इंस्पेक्शन किया जाएगा। जबकि 7 दिन में एक बार जो वाइंडिंग रोप है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसे मैक्सिमम 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर चलाकर जो वाइंडिंग रोप, जो रोप केज के अंदर ऊपर से लेकर शाफ्ट बॉटम तक, यानी कि केज को ऊपर से नीचे तक 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर चलाकर रोप का एग्जामिनेशन किया जाएगा। और जो वाइंडिंग इंजन के जो आउटर पार्ट है या शाफ्ट या विंज में लगे हुए जो गाइड या सिग्नल अरेंजमेंट हैं उनका भी 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन किया जाएगा। और 30 डे में एक बार इंस्पेक्शन किसका किया जाएगा, एवरी बाइंडिंग रो का एग्जामिनेशन 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चलाकर देखा जाएगा।
और रस्से की पूरी लंबाई में 30 मीटर के अंतर पर साफ किया जाएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है केवल कि 7 दिन जो वाइंडिंग रॉक का इंस्पेक्शन 7 दिन में एक बार किया जा रहा है, उसकी स्पीड उस टाइम 1 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं रखी जाती, और जबकि जो 30 दिन में एक बार इंस्पेक्शन किया जा रहा है उसमें रॉक स्पीड मैक्सिमम 0.5 मीटर पर सेकंड रखी जाती है। 0.5 मीटर का अर्थ है एक तरह से कम स्पीड में चलाकर देखी जाती है, जिससे जो रस्से की जो पूरी लंबाई है उसमें हर 30 मीटर के अंतर पर रस्से को साफ भी किया जाता है। इंटरनल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन, वाइंडिंग इंजन के जो हर अंदर के जो भी पार्ट हैं उनको हर 12 महीने में एक बार इंस्पेक्शन किया जाएगा। रेगुलेशन 92, गेट्स एंड फेंसेज, जो भी लैंडिंग पॉइंट होता है वहां पर पर्सन गो वन साइड टू अनदर साइड, शाफ्ट के बॉटम की तरफ अगर देखें तो अगर शाफ्ट के बॉटम में अगर एक तरफ से दूसरी तरफ शाफ्ट के पास से ही आदमियों का आना जाना रहता है तो वहां पर एक बाईपास बनाया जाता है जिसकी हाइट 1.8 मीटर रहेगी, और उस बाईपास की चौड़ाई कम से कम 1.2 मीटर रहनी चाहिए। इससे अधिक रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे कम नहीं रहनी चाहिए। धन्यवाद।